नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारी सभी महिला दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप वर्किंग लेडी हो या फिर होम मैनेजर, जेंजी हो या फिर मिलेनियल, आज का दिन हमने आपके पोर्टफोलियो को एम्पावर करने के लिए चुना है, क्योंकि यहीं से आपको मिलेगी फाइनेंशियल फ्रीडम की ताकत। और आज इस खास शो में, बहुत ही स्पेशल शो में, मेरे साथ है 3 दिग्गज महिला एक्सपर्ट। कोटक ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर्स की लक्ष्मी अय्यर जी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स पूजा भिंडे जी और पूनम रुंगटा जी। तो आइए करते हैं शुरुआत हमारी खास पेशकश हर घर लक्ष्मी। जैसा शो का नाम है हर घर लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी खुद हैं हमारे यहाँ शो में इस वक्त, तो शुरुआत आप ही से करता हूँ। वैसे तो आजकल हम सबको बहुत ज्ञान मिल चुका है कि क्यों महिलाओं को फाइनेंशियल फ्रीडम करनी चाहिए, क्यों खुद के पैसे खुद को मैनेज करना आना चाहिए। आजकल की तो जनरेशन है ना, वो हम पे किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं है, सबको ज्ञान मिल चुका है और सब कर भी रही है, जमकर कर रही है। लेकिन कब से, ये बड़ा सवाल। तो लक्ष्मी जी, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो यंग जनरेशन है, उन्हें कब से करना चाहिए? क्योंकि एक एज ऐसी होती है, उनको लगता है कि यार अभी तो खाने खेलने की उम्र है, अभी से कहाँ पैसे बचाने, राइट, आराम से कर लेंगे, जल्दी क्या है। सो वो अभी जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है, उनको नॉलेज बढ़ रही है, लेकिन साथ ही उनको लाइफ भी जीनी है। एब्सोल्युटली। तो ये जरा डिलेमा है, थोड़ा इसको समझाएं। ये डिलेमा क्यों है? सबसे पहले अनिल जी, मुझे ये नहीं समझ आता, क्योंकि जो बच्चा माँ की गोद में होता है ना, वूम में होता है फॉर एग्जाम्पल, तब से उनके बैंक के खाते खुल जाते हैं, राइट, क्योंकि बचत करनी रहती है। तो फिर निवेश करने में लोग देर क्यों करते हैं, ये नहीं समझ आता। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि एज ऑफ यस्टरडे, यानी जो निवेश की जो प्रक्रिया है ना, वो आपको एज ऑफ यस्टरडे करनी चाहिए थी। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप विलम्ब करोगे उतना ही आपको कंपाउंडिंग का जो लाभ है वो आप उठा नहीं पाओगे। और जैसे आइंस्टाइन बोले थे कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप समझ गए तो आप कमाओ, और अगर नहीं समझे तो आप उसको दो। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, गांठ बांधना बहुत ज़रूरी है कि निवेश और बचत में जो अंतर है वो यहाँ और यहाँ का, तो ज़मीन के नीचे का और आसमान के ऊपर का अंतर है। बिल्कुल, पैसा बचाना ही नहीं, बचे हुए पैसे से पैसे कमाना भी बहुत ज़रूरी है। अब चलिए, मैं आज पहले तो ना शुरुआत इस तरह से करता हूँ कि अलग अलग एज ग्रुप की जो बच्चियाँ हैं, वहाँ से लेकर महिलाओं तक की जो यात्रा है, उसमें ऑफ कोर्स हर एक एज ग्रुप में कुछ न कुछ अलग होगा, निवेश कैसे कर सकते हैं। तो ज़रा वो समझाइए। पूजा जी, समझिए कि किसी घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, हम कहते हैं बच्ची आई, बेटी आई, तो लक्ष्मी का आगमन हुआ है। क्या जिस दिन लक्ष्मी का आगमन हो उसी दिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने का समय है? और यदि हाँ, तो उससे शुरुआत पैदा होते ही 10 साल की उम्र तक की बच्चियाँ अगर है, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उन्हें कहाँ पे निवेश करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अनिल जी, जैसे आपने कहा कि बच्ची या लक्ष्मी का जैसे आगमन होता है, सारा जो सेलिब्रेशन होता है वो यही होता है कि लक्ष्मी आई है। तो जब लक्ष्मी आई है तो वो डेफिनेटली पैसा और इस सब से जुड़ा हुआ रहता है कि इनके साथ साथ हमारी भी लक्ष्मी बढ़ेगी। बिल्कुल। सो वो एक गुड एनर्जी होती है, गुड वाइब होती है घर में। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे लक्ष्मी जी ने भी कहा, एक बैंक अकाउंट खोलना, ताकि वहाँ से शुरुआत हो जाए कि भाई यहाँ से एक अलग से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू हो जाएगी कि यहाँ से हम जो भी है, अगर दोनों वर्किंग है तो मेरे हिसाब से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, दोनों पेरेंट्स। यस, आप 10% से शुरुआत करें कि मैं मेरी सैलरी का 10%, तुम तुम्हारी सैलरी का 10%, हम एवरी मंथ इस पर्टिकुलर अकाउंट में शुरुआत कर देंगे। ठीक है, अब बैंक अकाउंट तो आपने खोल दिया। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, यू डोंट नीड अ पैन कार्ड। एंड स्टॉक में भी निवेश करने के लिए आप एक माइनर का डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सो बेसिकली जो जो क्रिया है फॉर ओपनिंग ऑल दीज अकाउंट्स, वो आप कर दें। गवर्नमेंट की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बहुत प्रख्यात एक स्कीम लॉन्च की गई थी, विच वाज सुकन्या समृद्धि स्कीम, जो गर्ल चाइल्ड स्पेसिफिकली जिनकी उम्र 10 साल से अंदर है, मैक्सिमम 2 बच्चियां तक, ठीक है, तो उसमें आप निवेश शुरू कर सकते हैं। अभी इसमें आपको ईईई एग्जेम्प्ट है, मतलब एक तो आपने कंट्रीब्यूशन किया गार्डियन ने, तो आपको टैक्स में एग्जेम्प्ट मिलेगा जो 1.5 लाख तक का है। फिर आपका जो इंटरेस्ट वगैरह या मेच्योरिटी का पैसा है वो भी टैक्स फ्री है।
लेकिन अब इसमें जो लॉक इन बनता है ना अनिल जी, वो 21 साल तक का एक लॉक इन पीरियड है, क्योंकि ये टेक्निकली जो प्रोडक्ट है वो बच्चे की शादी और उसकी पढ़ाई के लिए किया गया था। एक आप 18 साल बाद इसमें से विड्रॉवल ले सकते हैं और एक 21 साल बाद। करेक्ट। सो इसमें मिनिमम 250 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा मेरे हिसाब से आप SIP शुरू कर दें, हर महीने एक छोटा सा अमाउंट। एंड बेस्ट पार्ट तो ये भी है, हमारे पास म्यूचुअल फंड में चिल्ड्रन फंड्स भी हैं, वो भी एक बहुत अच्छे हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स हैं। इसमें आपको इक्विटी डेट दोनों मिलेगा और उसमें 18 साल तक या 5 साल जो भी पहले है उतना लॉक इन भी है। करेक्ट। चिल्ड्रन फंड डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट के आज कपल है यार, अगर कुछ मुझे अचानक से ज़रूरत पड़ी और मुझे पैसे निकालने हैं, वो चिल्ड्रन फंड से नहीं निकालेगा, वो बच्चे के फंड के अकाउंट से नहीं निकालेगा। राइट, एब्सोल्युटली। तो 10 साल तक की प्लानिंग की हम, 10 से 20 साल। पूनम जी, जो समय ऐसा है कि उस वक्त जनरली पढ़ाई का वक्त होता है, या कोई अगर फर्स्ट जॉब ज्वाइन कर ले तो कर ले, अदरवाइज मान के चले पढ़ाई या हायर एजुकेशन वाला समय जो आता है, उस समय किस तरह की प्लानिंग बेहतर है? देखिए, लक्ष्मी जी ने बात करी वूम से प्लानिंग शुरू होती है, पूजा ने बताया 10 साल तक क्या होती है। हम जिस देश में रहते हैं, वी आर अ सेविंग मेंटालिटी कंट्री। तो हम बच्चे के अंदर शुरू से इंस्टिल करते हैं कि भाई ये सेविंग हो रही है, तो वो दे ग्रो अप विद दैट मेंटालिटी की बचत तो हमें करनी पैसा है। बचाना है। तो धीरे धीरे अब जिस तरीके से हम फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम्स बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, स्कूल्स में जाके कर रहे हैं, वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है अपने लिए अकाउंट खोलो, अपने आप खुद उसको ऑपरेट करना सीखो। तो वहाँ से बच्चा खुद से लेके अगर आगे बढ़ता है, पेरेंट्स ने तो शुरुआत कर दी, सुकन्या समृद्धि में गर्ल चाइल्ड ने कर दी, जैसे आपने बताया बच्चे आजकल खुद से इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करते हैं, या कोई ऐसे कोई बिजनेस में है एडवर्टाइजिंग, ये वो खुद के पैसे कमाते हैं, तो वो खुद से उसके अंदर खुद का पैसा ना भी हो तो भी माँ बाप उन्हें एक और सभी माँ बाप को एक बजट देना चाहिए, जिसको हम पॉकेट मनी कहते हैं, क्योंकि 10 साल के बच्चे को समझ आने लगता है फाइनेंस, तो उनके हाथ में पैसा मिलना चाहिए जिससे वो उससे बजटिंग करें और अपने खर्च निकालें और बचे हुए पैसों को निवेश करने के लिए जो सीख अपने पेरेंट्स से लेके उसमें आगे बढ़े। तो अगर 1000 के SIP भी आप उन्हें शुरुआत करने की एक सीख देते हैं, तो वो और 10% से उसको स्टेप अप, क्योंकि हम बढ़ाने की भी एक उन्हें एक तरीके का एक मोटिवेशन होता है, तो अगर 12% से भी ग्रो होगी तो 40 साल में वो करीब 4 करोड़ रुपए बना पाएंगे। इस तरह का पावर है कंपाउंडिंग, जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का परिभाषा बताई लक्ष्मी जी ने कि इट्स अ 8th वंडर। तो वो अगर 10 से 20 साल के अंदर इंस्टिल हो जाएगा तो अनिल जी मुझे लगता है कि आगे की कोई भी प्लानिंग, फिर हम उन्हें धीरे धीरे गोल ओरिएंटेड प्लानिंग सिखाएंगे कि हमें किस गोल के लिए कितना निवेश करना है, तो मुझे नहीं लगता कभी भी उनको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में प्रॉब्लम होगी। तो द बेस्ट रूट वुड बी, अब बच्चों को 10 to 20 इयर्स को शायद ये ना समझे कि रिस्क क्या है और किस तरीके आजकल तो सब समझदार हो गए हैं। हाँ, तो वो सीधा का सीधा SIP के जरिए, और क्योंकि अकाउंट तो खुल ही चुका है और उसमें निवेश करेंगे, उसके और भी बहुत फायदे से 18 साल होते हैं आपकी खुद की फाइल बनती है, तो आपके उसमें एसेट्स आ जाते हैं, आपको बाहर पढ़ने जाना है उसकी तैयारी पहले से हो जाती है। इफ़ यू हैव योर ओन एसेट्स, तो आपको पता ही है अमेरिका जाना है पढ़ने तो वीज़ा लगने में प्रॉब्लम नहीं होती है। सो बच्चा जब तक 18 साल का होता है, ही हैज़ हिज ओन एसेट्स। लक्ष्मी जी, सबसे मुश्किल समय बचाने का है वो 20 से 30 साल की उम्र, मतलब यही तो उम्र है मज़े करने की, और उस समय आप ज्ञान दो कि पैसे बचाओ, फिर वो लड़के हो लड़कियाँ हो, लेकिन क्या ये सही समय है कि अगर इस वक्त शुरू कर दिया तो पूरी ज़िंदगी आराम से निकलेगी, और दूसरा ये अगर है तो इस उम्र में पैसा कहाँ लगाना चाहिए? तो सबसे पहले अनिल जी, इस उम्र के लोगों के लिए ना एक उनको फॉर्मूला में बदलाव लाना पड़ेगा। उनको आमदनी उसमें से निवेश माइनस करके उसके बाद जो खर्चे हैं वैसे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो उम्र है ना काफ़ी इम्प्रेशनेबल एज होता है। कोई तो 21 के बाद कमाई शुरू कर लेते हैं, तो जब आमदनी आती है तो जाहिर सी बात है कि पहले आप खर्च करने की सोचते हो। तो एक तो पहले आप फॉर्मूला में बदलाव लाओ, वो मेंटल मेकअप भी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप इसको ये कर सकते हो, पॉइंट नंबर 1। और उसके बाद आपको ये तय करना है, क्योंकि इसी उम्र में लोगों की शादी होती है,
करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर खरीदने की प्रॉबेबली गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ये सारे जो गोल लिंक प्लानिंग है ना, उसके लिए उपाय और उसके लिए आपको एक प्लान बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी कि एक तो फॉर्मूला में बदलाव और उसके बाद रिवर्स प्लानिंग, कि अगर आपको 10 साल में घर खरीदना है, अगर आप 20 साल के हो, अगर आपको 30 साल की उम्र में घर खरीदनी है, तो उसके लिए आपको आज कितना इनकम आपको जुटाना पड़ेगा, और उसके लिए बैकवर्ड प्लानिंग करके समझो अगर अगले 10 साल तक आपकी इनकम आ रही है, जैसे आप काम पे लगे हो 21-22 की उम्र में, और आपकी स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम है, और अगर आपको घर इतने अमाउंट का खरीदना है, तो रिवर्स वर्किंग करके, तो हर एक गोल को आप रिवर्स वर्किंग करके उसके हिसाब से आप निवेश करिएगा। और मेरे हिसाब से जो स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपकी आमदनी आती है महीने दर महीने, और उसी के हिसाब से अगर आप निवेश करते जाओगे, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाओ, चाहे वो एसआईपी के तौर पे लगाओ, कोई भी प्रक्रिया आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और म्यूचुअल फंड का मार्ग जो अपनाओगे वो सबसे सही रहेगा, क्योंकि वो आपको किश्तों में लगाने की अनुमति देता है, और वो सहूलियत है आज की तारीख में। और जैसे जैसे आपका वेज ग्रोथ होता है, जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है, एनुअल ग्रोथ जैसे होती है, उसके हिसाब से आप एसआईपी को टॉप अप भी कर सकते हैं। 30 से 40 साल का समय जो पूजा जी होता है, वो करियर थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसी समय आपकी फैमिली लाइफ भी आगे बढ़ती है। उस समय बेस्ट ऑप्शंस क्या है महिलाओं के लिए निवेश करने के लिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए? देखिए अनिल जी, आई थिंक जैसे लक्ष्मी जी ने भी कहा, 30 से 40 के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अगर मैं आज की जनरेशन देखूँ तो उनको पढ़ाई ज़्यादा करनी है और शादी लेट करनी है, और शादी लेट करनी है तो फिर चिल्ड्रन प्लानिंग भी लेट हो जाती है, और वो 30 to 45 का जो टाइम है, तभी आपको घर भी खरीदना है, बड़ी गाड़ी भी खरीदनी है, और ट्रैवल भी करना है, और लोन्स भी हैं। तो आप समझो आपकी 2 लोगों की इनकम है, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, 60 के बाद रिटायरमेंट है 85 तक, अगर हम समझे स्टैटिस्टिक्स, तो 25 साल का नो इनकम की प्लानिंग मुझे ये 30 to 60 30 साल में, मतलब समझो ना 30 के आसपास का आप आंकड़ा पकड़ लो, 30 to 55, 55 to 75, मतलब 25 या 30 साल का मुझे ये प्री प्लानिंग करनी है। और यही प्लानिंग के समय में खर्चे भी हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, बच्चे के हर साल एजुकेशन की जो फीस है वो, एंड लोन्स। अब देखिए, सबसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास, जो विकल्प हैं, जो ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट्स के, उसमें हम सबको ही पता है कि इक्विटी एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमको बेसिकली शॉर्ट, मिड, लॉन्ग टर्म 3 डिफरेंट कैटेगरीज बनानी है, गोल्स बनाने हैं। जैसे लक्ष्मी जी ने भी कहा, बैक कैलकुलेशन करके गोल्स बनाइए। तो जो 5 साल के ऊपर गोल्स है, उसको 100% आप इक्विटी में डालिए, डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो। अगर डायरेक्ट स्टॉक्स की समझ है, डायरेक्टली डाल दें, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड में आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, और एक वैल्यू स्ट्रैटेजी, 5 डिफरेंट कैटेगरी के आप फंड्स डाल दीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि फंड्स होने भी चाहिए, और एक कैटेगरी का फंड रेप्लिका भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम लास्ट ईयर देख रहे हैं, स्मॉल कैप्स लोग भरे जा रहे हैं, सब वही ले रहे हैं, सेक्टोरल भरे जा रहे हैं, और आज देखिए। सो एक माइंडफुल डिसीजन टू इंक्लूड के कितना आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए इक्विटी में। अब हो गया मिड टर्म में आप हाइब्रिड ले लीजिए। हाइब्रिड में हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शन है, जिसमें इक्विटी और डेट का आप मिक्स कर लें, इक्विटी, डेट और गोल्ड को आप मिक्स कर लें, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको लिक्विडिटी का ऑप्शन भी अच्छा है थ्रू म्यूचुअल फंड, हर महीने एक किश्त भी चली जाती है, ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट। बेस्ट चीज़ है अनिल जी मेरे हिसाब से एसआईपी, कि आपको खुद से चेक नहीं लिखना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, अरे चलो मैं चेक लिखता हूँ, फिर तो मैं भूल जाऊंगा 6 महीना। ये हर महीने ऑटोमेटिकली जा रहा है, आपको नो ब्रेनर है, आप सिट बैक करो एंड कंटिजेंसी मेंटेन करो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें। और आज हम जैसे महिलाओं की बात कर रहे हैं, 30 के बाद आप देखिए कितने ब्रेक्स हैं। अगर शादी कर रहे हैं वो ब्रेक, बच्चे पैदा कर रहे हैं मेटर्निटी ब्रेक, बच्चों की जो इनिशियल आपको टेक केयर कर रही है वो ब्रेक, अगर इन लॉस के घर में या खुद के पेरेंट्स हैं, उनकी हेल्थ को थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो भी मुझे ही ब्रेक लेना है। हस्बैंड बोलेगा नहीं तुम देख लो, घर तो तुम्हें भी देखना है। सो हस्बैंड इज ऑलवेज बीइंग द प्रोवाइडर, वुमेन हैज टू बी प्लेइंग 2 रोल्स, इनफैक्ट मल्टीटास्किंग भाई। तो कितना करे भाई, तो कंटिजेंसी फंड आपको बहुत काम आएगा ऐसे टाइम पे, जो आप आप कोई भी डेट फंड में लगा लें, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स में लगा लें, तो आपको बेसिकली डाइवर्सिफाई करके चलना है और आपके पोर्टफोलियो को इस तरीके से। अब पूनम जी 40 साल के ऊपर की महिला है, वहाँ से हम थोड़ा रिटायरमेंट के मोड में आते नहीं, मतलब सोचना शुरू करते हैं। और तो एक तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और दूसरा जो रिटायर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं 60+ टाइम के, उन्हें कहाँ पैसा लगाना चाहिए?
देखिए 40 साल की उम्र तक आते आते तो आप पूरी जवाबदारियों की गाड़ी लेके चल रहे हैं, कंधे पे वजन लेके चल रहे हैं, आपके ऊपर लोन्स हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाइयाँ हैं, शादियाँ हैं, फलाना फलाना। तो सबसे पहले तो ये भरी हुई गाड़ी लेके जब चलते हैं तो आपको एक इमरजेंसी प्लानिंग लेके चलनी होगी, क्योंकि आप स्टेपनी के बिना गाड़ी नहीं लेके चल सकते। तो इमरजेंसी फंड सबसे पहले क्रिएट करना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है हम एसेट एलोकेशन में चेंज करने का हमेशा एक स्ट्रैटेजी रखते हैं। तो आपके अगर 80% इक्विटी में है तो उसे शिफ्ट करके 50% पे लाना होगा। और धीरे धीरे जैसे आप 60 की बात करें तो आई थिंक हमें इक्विटी में तो सिर्फ 30% तक बचना चाहिए, बाकी 70% डेट में होना चाहिए। अगर ये स्मार्ट एसेट एलोकेशन नहीं किया तो आपकी जितनी भी प्रॉफिट बनी है फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट्स विच यू हैव बीन डूइंग, आप 10 साल से हमने शुरू कर दिया तो वो प्रॉफिट्स को हमें सेव भी करना है, प्रिंसिपल को भी सेव करना है, और साथ में आगे की पूरी रिटायरमेंट आजकल लंबा समय हो गया है। 60 में रिटायर होते हैं पर 90 तक डॉक्टर जिंदा रखते हैं आपको कुछ नहीं होने देते। बट उसके पीछे कॉस्ट इन्वॉल्व है, केयर टेकिंग है, ये है वो है। तो सारी ही चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ के आपकी फैमिली का जो प्रोफाइल है वो देखते हुए बैकवर्ड काउंटिंग करके आपको कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि उस वक्त पैसा आएगा नहीं, सिर्फ जाएगा ही जाएगा। करेक्ट। तो पैसा कहाँ से आएगा और आता रहेगा इन केयर ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप 40 साल में कंपाउंडिंग की बात करते हैं कि 10,000 रुपये 4 करोड़ बना सकते हैं, वहीं 4 करोड़ रुपए 50 लाख हो जाएंगे खाली वैल्यू खत्म हो। सो आपको इन्फ्लेशन को बहुत महत्व देना है, एसेट एलोकेशन को महत्व देना है, और साथ ही साथ आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से प्लानिंग करनी है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट एट दिस टाइम जो हम पूरी एज की बातें कर रहे हैं उसमें हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस की बात, क्योंकि आप अल्टीमेटली यू आर वर्किंग नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली ऑल्सो। तो हमें एक पर्याप्त इंश्योरेंस ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ, लाइफ दोनों बहुत ज़रूरी पार्ट होना चाहिए हमारी कोई भी तरह की प्लानिंग के। लक्ष्मी जी, कोविड के बाद बहुत सारी महिला दर्शक अब इन्वेस्टर हो गई है, कुछ बिगिनर्स हैं, कुछ थोड़े समय से कर रही है, लेकिन वो समझना चाहती है कि स्टॉक मार्केट में कैसे उतरें। स्टॉक मार्केट के निवेश की शुरुआत करने के लिए क्या सही तरीका है? सबसे पहला जो है कि स्टॉक की अंडरस्टैंडिंग, जैसे हर चीज़ में घर खरीदते वक्त हम रिसर्च करते हैं। कोई अगर शादी के लिए अगर हमको गहने खरीदने, कपड़े खरीदने, हम रिसर्च करते हैं कि ये कहाँ जाए वैसे करे। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी निवेश अगर आपको करना है तो स्टॉक की समझदारी, बैलेंस शीट की परख होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक वो अगर आप ना करो, कहीं सुनी बातों पर अगर आप निवेश करोगे तो फिर स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू गैम्बलिंग करके आप उसको करार कर दोगे, जो मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है। तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे आप दर्शकों को एजुकेट करते हो, वो तो एक माध्यम है, लेकिन उसके अलावा भी DIY जैसे डू इट योर सेल्फ का जो तरीका है वो आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तो आप अपनी खामियों पे ऑब्वियसली इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाओगे, और मिस्टेक्स तो होनी है मार्केट में, जीरो सम गेम होता है मार्केट। तो ये नॉन नेगोशिएबल है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और दूसरी चीज़, एक मैक्रो की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत आपको रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको खुद से अगर निवेश करना है तो ये सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप जब सो रहे थे तो ट्रम्प 5 से कुछ कर रहे होंगे, तो और आप जब जगे हो, आप खाने की इच्छा रखते हो, तब UK मार्केट या यूरोप मार्केट खुल जाता है, और जब आप नींद में बेरली उठे हो तो जापान मार्केट ऑलरेडी खुला हुआ है। तो अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, और जो अगर आप बोलोगे इंडिया ओएसिस इन द डेजर्ट है, लेकिन डेजर्ट तो है ना, ऐसा नहीं है कि आप ओएसिस बाहर हो। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बोले कि चलो ये सब करने के लिए हमारे पास ना टाइम है ना इंक्लिनेशन है, तो आपके सलाहकार है आपके लिए जो आपको गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ है जो राय आपसे लेना चाहता हूँ पूजा जी, आपने PPF की बात की, लेकिन एक और बड़ी पॉपुलर स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। दोनों में से क्या बेहतर है महिलाओं के लिए? देखिए, हमेशा से एक ये डिस्कशन होता रहता है कि भाई मैं ये डालूं या ये डालूं। अब एक तो क्लियर डिफ्रेंसिएशन है कि सुकन्या समृद्धि सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है। तो अगर आपके घर में बिटिया है तो आप डेफिनेटली वो ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 मेजर गोल्स, जैसे मैंने कहा, एजुकेशन और मैरिज के लिए आप उसमें बने रहेंगे, आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसमें बने रहेंगे। सो वो पैसा निकालने का जो एक ये होता है कि भाई
नहीं मुझे कंटिन्यू करना है, वो नहीं होता है क्योंकि एक लॉक इन प्रोडक्ट है। 14 साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन करना, 18 साल के बाद निकाल सकते हैं और फिर दूसरा आप 21 साल बाद निकाल सकते हैं। राइट। अब पीपीएफ जो है वो तो बहुत पुराना पब्लिक प्रोविडेंट Right. फंड जो हमारा एक इमोशनल एक इन्वेस्टमेंट है जो सभी के लिए है। मैं कहूँगी अगर कोई लड़का है आपके घर में, लड़का भी तो पैदा हुआ है ना, तो उसके लिए अगर कुछ करना है तो आप पीपीएफ कर लीजिए, अच्छा, लड़के के लिए ये कर लीजिए, सुकन्या इसके लिए समृद्धि ये कर लीजिए। नॉर्मली पीपीएफ क्यों शुरू हुआ था अनिल जी, एक रिटायरमेंट की सोच के लिए कि 15 साल तक आप निवेश Correct. करें, उसके बाद रिटायरमेंट के लिए आप उसको कॉर्पस आप निकालें और वो एक्सटेंडेबल है, मतलब 5-5 साल से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मेरे फादर ने भी पीपीएफ शुरू किया था मेरे नाम पे, जो व्हेन आई गॉट द इंटरेस्ट कि मुझे समझ में आया कि ये सब इन्वेस्टमेंट्स एंड आई एम लाइक अरे मेरे पीपीएफ में तो 10 लाख रुपए आ गए, ये कहाँ से आ गए? ये कहाँ से? तो ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसे इमोशनल इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो आपको हर टाइम के लिए ना एक यादी बन जाता है, एक फैमिली बॉन्डिंग के हिसाब से। और बेहतर मेरे हिसाब से ऐसा कोई मेरे पास डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, बस अगर आप एक रख रहे हैं आप शादी और इसके लिए रखें, दूसरा आप रिटायरमेंट के लिए रखें। दो छोटे छोटे सवाल है, समय कम है। मैं पूनम जी एक फटाफट आपसे लेना चाहता हूँ कि वो महिलाओं की जनरली आदत होती है थोड़ा पैसा इधर बचाया, थोड़ा इधर और वो बचा के कहीं इधर उधर रख लेने का, जो फिर बाद में मोदी जी ने सबके निकलवा लिए डिमोनेटाइजेशन के वक्त। तो उसके बाद समझ में आया कि ऐसे खाली बचा के फ़ायदा नहीं है, कहीं कहीं इन्वेस्ट करना है। तो ये छोटे छोटे इधर उधर से बचाए हुए ये कहाँ पैसे लगाएं? देखिए, सबसे पहले तो छोटे छोटे बचाने बहुत मुश्किल बहुत होते बड़े हो जाते हैं बाद में, और बहुत मुसीबत में भी बड़े है काम आते हैं। बचाने। हाँ, मुसीबत में काम मुश्किल भी आते है बचाने। हाँ, बिल्कुल। और मोदी जी की ही वजह से अब हर गृहिणी का एक अकाउंट है, पैसे तो बाहर आ ही चुके Right, हैं, right. वो अब अंदर डब्बे में पेपर के नीचे। और वैसे वो करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप पैसे को डेप्रिशिएट कर रहे हो, अगर Correct. उसको पैसे को काम में नहीं लगा रहे तो वो इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पाएगा। तो पहले था पोस्ट ऑफिस में, इधर उधर से आती, इनको कहाँ लगाना? पहले तो पोस्ट ऑफिस में लगा दिया करते थे, अभी भी पोस्ट ऑफिस का विकल्प है अगर आपको वो रास्ता पसंद है। वरना मुझे लगता है सेम जैसे गोल्ड खरीद लें, क्योंकि महिलाओं को गोल्ड की प्रति एफिनिटी भी होती है। और यहाँ हम आज बात कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड की, तो गर्ल चाइल्ड अब हमारे देश में गोल्ड के साथ ही शादी ब्याह के साथ जोड़ा जाता है। तो मुझे लगता है इस तरह के छोटे छोटे पैसे से छोटा छोटा अगर गोल्ड खरीद लिया बजाय जाए, खाली उसको कैश में रखने की गोल्ड हाँ, है। यही लक्ष्मी जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि गोल्ड खरीदने के लिए तो महिलाओं को कोई मतलब मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल है ना। लेकिन क्या सारा का सारा पैसा जो महिलाएं गोल्ड में रखती है वो आदत से थोड़ा हटकर क्या वाकई में कुछ और दूसरी तरफ बढ़ना चाहिए, या खाली गोल्ड भी है तो चलेगा काम? मेरे हिसाब से केवल गोल्ड से काम नहीं चलेगा, एक डिवर्सिफिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। और गोल्ड को आपको अपने पोर्टफोलियो के टर्म इंश्योरेंस की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो कि फैग एंड टेल एंड जो पिछला हिस्सा होता है ना उसके हिसाब से। तो 10-15% आप गोल्ड में रखिएगा, लेकिन 80-85% आपको फाइनेंशियल एसेट बस बिल्कुल। हम तो 80-85% गोल्ड सोचते हैं। बिल्कुल भी नहीं, इसको बोलते हैं रीसेंसी बायस। मार्केट की मेमोरी भी ऐसी होती है और ह्यूमन बीइंग की आमतौर ऐसी पर होती महिलाएं है। सोचती हैं कि पूरा ही गोल्ड हो तो मतलब उनको बड़ा कंफर्ट रहता है एक्चुअली, वो आदत में है एक्चुअली। बट ये बहुत बड़ी बात कही कि 15-20% बहुत हो गया गोल्ड, उससे ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा। और वो भी गोल्ड बॉन्ड खरीदने तो ज़्यादा बेहतर सीधे गोल्ड ETF खरीद लीजिएगा। गोल्ड बॉन्ड तो शायद अब ना आए, लेकिन गोल्ड ETF खरीद लीजिए। ETF तो अवेलेबल है ही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत आप सब तीनों से बात करके काफ़ी कुछ इंसाइट मिली कि हमारी जो महिला दर्शक हैं जन्म से लेकर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग तक किस तरह से आपको कहाँ निवेश करना चाहिए ताकि आप एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल लाइफ बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से जी सकें। लक्ष्मी जी, पूजा जी और पूनम जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। इस खास शो में इतना ही। एक बार फिर से आप सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।